नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हाजिर हो चुका हूं जयप्रकाश शर्मा और यूपी में आगे उत्तर लेकर। ओबीसी पर दंगल, किसका मंगल? जी हां, आज की मुद्दा है ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी वोटर जरा ध्यान से सुनिए, आप पर कौन कौन सी पार्टियां डोरे डाल रही हैं, किस किस की सरकार आपने बनाई और बिगाड़ दी। आज इसी मुद्दे पर हो रही है ये ओबीसी वोटर पर क्यों बात हो रही है आज पूरे यूपी में, आज यही चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ओबीसी वोटर सबसे बड़ा चुनावी केंद्र बनते दिखाई दे रहा है। वजह भी साफ है कि राज्य की बड़ी संख्या में सीटों पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दल लगातार इस वर्ग को साधने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी यही बताते हैं कि यूपी की सियासत में ओबीसी वोट बैंक सत्ता की चाबी माना जाता है। किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर पड़ रहेगा भारी। आज ओबीसी पर दंगल में किसका होता मंगल, तो इस पर बात करेंगे हम। तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग सिर्फ एक सामाजिक समूह नहीं, बल्कि चुनावी जीत हार का सबसे बड़ा समीकरण माना जाता है। प्रदेश की बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है और यही वजह है कि हर चुनाव में इस वर्ग का रुझान सत्ता का रास्ता तय करता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में अपना कोर वोट बैंक है। इसी वोट बैंक के सहारे ये पार्टियां चुनाव में आती हैं। साथ में समय समय से मुस्लिम वोट जुड़ते रहे हैं और उससे इन लोगों की सरकारें बनती रही हैं। अगर मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं आते हैं तो सरकार बनाने में उनको बहुत दिक्कत। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने मौर्य, शाक्य, सैनी, निषाद, राजभर, गुर्जर और लोधी जैसे समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर अपनी पकड़ मजबूत की है। राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर, निषाद समाज के नेता संजय निषाद और कुर्मी राजनीति का बड़ा चेहरा अनुप्रिया पटेल पहले से बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब और ज्यादा मजबूती पर ध्यान दे रही है। पूर्वांचल में राजभर, निषाद और कुशवाहा, अवध में मौर्य और शाक्य, पश्चिमी यूपी में गुर्जर, कश्यप और सैनी, जबकि बुंदेलखंड में लोधी समुदाय यानी प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां ओबीसी वोट चुनाव में नतीजों की दिशा न तय करता हो। पार्टी का ये निश्चित मत हो गया कि जो कम संख्या वाले ओबीसी समाज के लोग भी हैं, हम उन तक भी अप्रोच करके किसी भी ओबीसी को नहीं छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के बिना। बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो भी लंबे समय से यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों में रही है। पार्टी के लिए सामाजिक न्याय और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए अपने जनाधार को और मजबूत करने की वो कोशिश में जुटी हुई है। 2027 के चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी अपनी कमर कस ली है। यहाँ भी बैठकों का दौर जारी है, जहाँ ओबीसी वोटर्स को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि 2007 में उनकी सरकार जब बनी थी तो ओबीसी ने उनका बड़ा साथ दिया। कांग्रेस भी पिछड़े वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। वहीं राजभर, निषाद, कुर्मी और अन्य जातीय आधार वाले क्षेत्रीय दल भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कवायद में लगे हैं। 2027 का चुनाव प्रचार का नहीं, प्रदर्शन के हिसाब का है। जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद फैलाने की गलती मत कीजिएगा। कांग्रेस आपके सामने मजबूती से जनता के मुद्दे लेकर खड़ी है। 2027 के चुनाव में मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों की लड़ाई भी होगा। बीजेपी अपने पारंपरिक और गैर यादव ओबीसी आधार को बचाने की कोशिश में है, जबकि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी वोटर्स किसके साथ जाते हैं, यही 2027 की सत्ता का रास्ता तय कर सकता है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। मैं अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं कि आखिरकार ओबीसी पर देखिए, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वोटर बीजेपी की तरफ गया। 2014 के बाद ओबीसी वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा, क्योंकि कभी बीजेपी को सवर्णों की पार्टी माना जाता था। पर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब उन्होंने खुद बताया कि वो पिछड़े वर्ग से आते तो ओबीसी वोटर बढ़ा। और वजह यह भी रही, ओबीसी के लिए काम किया गया, ओबीसी उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह दी गई और इसलिए ये ओबीसी वोटर पर नजर। लेकिन ये ओबीसी वोटर खासकर यूपी में छिटक गया, क्योंकि माना जाता है कि देश में 52% के आसपास है, तो यूपी में 45 से 50% के आसपास वोटर है
जो निर्णायक भूमिका में होता है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आलोक वर्मा रहेंगे, कुंवर निषाद रहेंगे, परमवीर सिंह रहेंगे, प्रोफेसर साहब हैं हमारे साथ, कालीचरण जी दलित चिंतक है वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे हम एक कर परमवीर साहब, ओबीसी वोट बैंक की ये लड़ाई है, आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि सत्ता की चाबी खासकर यूपी में ओबीसी के सहारे? ये एक एरा था यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर, जब मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति ने जोर पकड़ा था। उस समय भी जितनी हमारी पार्टियां थी, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी रहे हो, मायावती जी रही हो, इन लोगों को बहुत बड़ा साथ मिला था ओबीसी वर्ग का, जिसकी वजह से इनकी राजनीति चल चली थी और वे सीएम तक की कुर्सियों तक पहुंचे थे। तो ओबीसी का महत्व आज से नहीं, बहुत लंबे होते हैं। अब इसमें ओबीसी को लुभाने के लिए सब पार्टियां अपना अपना काम कर रही है। उसमें बीजेपी भी क्या, अभी क्या, जैसे आपने ओपनिंग विभाग में बताया, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी काम कर रहे हैं। और रही ताकत दिखने की बात, तो देखिए 24 के अंदर छोड़ा था वोट बैंक किसका था, तो सीटों का हेरफेर बहुत ज्यादा हो गया था। तो ऐसे समय पर कोई व्यक्ति भी इसमें गलती, कोई पार्टी भी इसमें कमी नहीं छोड़ेगा कि ओबीसी को लुभाने के लिए। लेकिन ओबीसी जाएगा किस तरफ, ये बात भी हमें देखनी होगी। ओबीसी वोटर भी पारंपरिक रूप से बहुत सी पार्टियों में बटा हुआ है। जैसे लोध समाज का बोले जाते हैं, कल्याण सिंह जी की जाति जो थी, वो लोग बीजेपी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। या पश्चिम के अंदर सैनी समाज ज्यादा करके बीजेपी की तरफ ये प्रभावित रहता है। ये यादव समाज के अखिलेश यादव जी के साथ कह रहते हैं, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। तो इन चीजों को एक दूसरे के वोट बैंक से आदमियों को लाने के लिए अपनी तरफ अब लाएंगे कैसे, क्योंकि देखिए वोटर बहुत समझदार है, कोई लॉलीपॉप दिखाकर नहीं लाया जा सकता है। आपको उनको प्रतिनिधित्व देना होगा, तो चाहे प्रतिनिधित्व टिकटों के हिसाब से हो या संगठन में अपने पद देने के हिसाब से हो, या उनके एरियाज के अंदर उनके कहे हुए काम उनके करने के हो। तो इस पर जोर दिया जा रहा है सब जगहों के ऊपर। अखिलेश यादव की 2024 से इसी पिच के ऊपर है। उनके पीडीए के मंत्र को पहले सिर्फ नहीं लिया गया था, लेकिन 24 में जब वो दिखाई दिया कि ये असर कितना गया। अब यहाँ पर भी देखिए अखिलेश जी ने पीडीए का मंत्र दिया। पीडीए का मंत्र केवल चुनावों में टिकट बंटवारे तक था। इससे देखिए होता क्या है कि आपने जब आप एक जनता के साथ में, आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जाति विशेष से कोई व्यक्ति मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन जाता है, तो उसके दाएं बाएं के लोग, उसकी जाति के लोग खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये है। लेकिन जनता को यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट, मेरा मानना है कि केवल एक व्यक्ति के जाति में से कैबिनेट मंत्री बन जाने से पूरी जाति का उद्धार नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पूरी पार्टी की आपको योजनाएं देखनी होंगी कि पार्टी पूरी की पूरी पूरे समाज के लिए क्या करने वाली है। और यहाँ पर ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई जाति भी अपने बल के ऊपर एक सीट विधायक नहीं जीत सकती है। ये समग्र समाज जब चल के लड़ता है, तभी आप चुनावी जीत पाओ के सरकारें बना सकते हैं। और ऐसा पहले भी किया गया है। चाहे अभी आपने 2007 का जिक्र किया था मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग का, वो सब लोग नहीं भूले थे किस तरीके से वो आगे बढ़े थे चीजों को। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग के काम पर अपने लग चुकी है। जी चलिए, मैं लौटता हूं आलोक साहब। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्ताधारी दल अब आप है, और देखिए ओबीसी वोटर ने आपका साथ दिया और आपकी सरकार भी बनाई। 2022 में भी ओबीसी वोटर मिला, हालांकि पिछली बार 2017 के मुकाबले वो प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन आपको लग रहा है कि ओबीसी वोट आपके साथ है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बटा, जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के साथ जुड़ गया, और वो अब कहीं ना कहीं आपके लिए टेंशन है। और मायावती भी कह रहे हैं कि ओबीसी को असली हक हम दिलाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नजरिया जरा दूसरा है। जब लोग जात की सियासत करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर आप हिंदुस्तान की तस्वीर बदलना चाहते हैं, आप प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, और अपने बच्चों को कोई बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, तो आपको नए विजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को जाति के दायरे में अगर कोई बांटता है, तो निश्चित रूप से वो देश को पीछे करता है, उत्तर प्रदेश को पीछे करता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस विजन को सबको साथ लेकर के जो हम चल रहे हैं, इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको देश का समर्थन है। लोकसभा में नहीं दिखा ना, वो बट गया ना आपके लिए आलोक साहब, और सबसे ज्यादा नुकसान आपको यूपी में हुआ। देखिए होता क्या है ना कि हर इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज होता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पे जो प्रदर्शन 2024 में होना चाहिए था, वैसा प्रदर्शन हमारा नहीं रहा। लेकिन उसकी और भी कई वजहें थी। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस थे। हमें लग रहा था कि निश्चित रूप से शानदार जीत हमें उत्तर प्रदेश से भी मिलेगी, लेकिन उसके और भी कई कारण थे। उन्होंने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, 400 के पार जो हमने कहा, उन्होंने जो निचले स्तर तक जो बात लेकर के गए, तो शायद उस चीज की काट हम नहीं कर सके। लेकिन गंगा में बहुत पानी बह गया है।
भारतीय जनता पार्टी अपने अपने 2024 के जो नतीजे हैं उससे सबक ले चुकी है और हमारी तैयारी जमीनी स्तर तक है। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गांव-गांव में है, बूथ-बूथ पर है और उसके कार्यकर्ता और उसके जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो सब एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक पहली पार्टी ऐसी है जो मंथन करती है, चिंतन करती है, जमीन पर लोगों का विचार क्या है, उनकी आकांक्षा क्या है, उनकी इच्छा क्या है और सत्ता किस तरीके से उसे पूरा करती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो बड़ी गंभीरता के साथ राजनीति को लेती है, जो बड़ी गंभीरता के साथ राष्ट्र को बदलने के अभियान में जुटी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे शानदार बात ये कि देश भी इस बात को अच्छी तरीके से समझता है, उत्तर प्रदेश भी इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। लगातार जो हमारी जीत हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी की जो जीत हो रही है, और एक बार फिर से आप जो देख रहे होंगे माहौल पिछले कुछ समय से जो बना हुआ है, बिहार में जिस तरीके से हमने जीत दर्ज की, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जीत दर्ज की, दूसरे अन्य इलाकों में जहां जहां लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पीछे चली जाएगी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बुलंद तरीके से आई है। तो मुझे लगता है कि दूसरे दल हैं एक बार फिर से वही समीकरण बना रहे हैं। अलग बात है कि मुलम्मा अलग है, चेहरा अलग है। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी यम और वाई, मुस्लिम और यादव हमारे, बाकी सब जहां जाना हो जाएं। तो मुझे लगता है कि देश ने, उत्तर प्रदेश ने इसे अच्छी तरीके से समझा, उन्होंने अपने नारे बदले। चलिए, आपको भरोसा है कुमार निषाद साहब, मैं आ रहा हूं, मैं ठीक है, आपको भरोसा है कि इस बार ओबीसी आपके साथ होगा। कुमार निषाद साहब, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाएगा ओबीसी वोट बैंक? क्योंकि माना जाता है यूपी की सत्ता की चाबी ओबीसी पर है और 2024 में इसका असर हुआ। जयप्रकाश जी, ये बात स्पष्ट है कि देश की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश उसका केंद्र है और ओबीसी उसमें प्रमुख बिंदु के तौर पर देखा जाता है। और यह देखा गया है कि बाहर से लोग आते हैं जो गुजरात में नहीं कहेंगे कि हम पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके मंचों से चीखते हैं कि देखो भैया हम पिछड़ी जाति के हैं और पिछड़ी माँ के बेटे, हमको वोट दीजिए। यहाँ मंडल की बात अभी आई थी, तो यह स्पष्ट रूप से आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और ये वही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध करके बीपी सिंह जी की सत्ता गिरा दी थी, सरकार गिरा दी थी। ये वो लोग हैं। इनको नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने यादव की चोटी काटने का काम किया, मौर्य से पैर दुलवाने का काम किया और लोधी को सार्वजनिक रूप से मंच से उतार कर पीटा गया, क्योंकि ये इनका केवल एक ही पाप था कि इन्होंने कथा करने का काम प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है, इनकी आबादी लगभग 56% है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को जो हक आरक्षण अधिकार मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। हमारी सरकारी नौकरियों की लूट हो रही है, उसका लूट का मैं एक थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2019 में वन्य जीव रक्षक भर्ती हुई और 328 नौकरियां लूटी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 का आंकड़ा है। 7,933 नौकरियां हमारी लूटी गई। जूनियर हाई स्कूल में 547 नौकरी लूटी गई। ग्राम पंचायत अधिकारी में 232 नौकरियां लूटी गई। यूपी SSSC में लिपिक भर्ती में 300 नौकरियां लूटी गई। लेखपाल भर्ती में 960 नौकरियां लूटी गई। तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लूट कर रही है, इससे उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है पूरी तरह से वाकिफ है कि इससे लुटेरी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है कि पिछड़ों का वोट मिले और इनको मिलता भी आया अभी तक, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरठ में सोनू कश्यप की हत्या होती है, 3 ठाकुर उसको जिंदा जला देते हैं मिलकर। तो यह एक बात है। नहीं, तो कुंवर साहब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तो आपको भी पता है ना कैसे दलितों पर अत्याचार होते थे, कैसे पिछड़ों की जमीनें छीन ली जाती थी, खाली प्लॉट पर कब्जा हो जाता था। जयप्रकाश जी, आपको 2-3 बातें सुननी चाहिए। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के दुराचार के बाद हत्या होती है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। कौशाम्बी में किरण पाल नाम की एक बेटी की दुराचार के बाद हत्या होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरठ में अनुष्का पाल एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारियों को संरक्षण देने का आलोक साहब, इस पर एक जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे प्रोफेसर साहब को जोड़ना है। जितने भी दुराचार के काम हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा घटनाएं ओबीसी और SC/ST वर्ग की बेटियों के साथ हो रही है, सच्चाई है। नहीं, एक शेर है ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं इतबार ना करता तो और क्या करता। तो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि झूठ बार बार बोला जाए, अरे एक बार बोला जाए तो उसको लोग यकीन कर लेंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया ना,
रोजगार नहीं दिए, सड़क बेहतर नहीं बनी, बिजली व्यवस्था है नहीं, गांव में लोग अरे सुन लीजिए साहब, अरे बोल चुके साहब, अरे बोल चुके आप सर, बोल चुके सर आप, अरे बोल चुके, मैं सुन रहा था आपको, आपकी बेवजह की बातें सुन रहा था मैं, आपका रटा हुआ रिकॉर्ड सुन रहा था मैं, आपका रटा हुआ रिकॉर्ड सुन रहा था मैं। अरे साहब, अगर तो इनको चुप करा लिया तो मैं बोलूं। कुमार साहब एक बात सुन लेना, उनका जवाब तो सुन ले जो आपने आरोप लगाए। कुमार निषाद जो बात बोली मैं सुन चुका। कुमार निषाद जो आरोप लगाए उनको एक बार जवाब सुन ले, फिर जल्दी से प्रोफेसर साहब का रुकना है। आप बोलिए, तो आप लगातार बोल रहे हैं साहब, कौन यकीन कर रहा है आपको? लगातार अगर आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि हमने बड़ा अत्याचार किया, सड़क हमने नहीं बनाई, बिजली आजकल कहीं आ ही नहीं रही है, सड़कों में शहरों में नहीं है, गांवों में भी नहीं है, रोजगार की बात आप पता नहीं क्या क्या आप कौन सा डाटा पढ़ रहे थे। तो भैया किसने रोका आपको? विपक्ष में आप है ना, आपके साथी भी तो कांग्रेस के साथी हैं, आइए ना सड़क पे, अपनी बात कहिए तो लोग यकीन तो करें। आपका काम क्या है साहब? विपक्ष का काम तो हमेशा ये रहा है ना कि हमने कुछ गलत किया तो उसका विरोध करें। असल में दिक्कत ये है कि आपको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है विकास का। हम तो डंका पीट करके, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाकायदा पुस्तिका जारी करके लोगों को बताते हैं कि हमने भैया उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया है, पिछले 9 सालों में क्या कुछ किया है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप जाइए ना साहब। चलिए मैं आलोक साहब एक ठीक है, कुमार निषाद में लूंगा एक रिएक्शन दलित चिंतक के हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण। प्रोफेसर साहब ये लड़ाई देखिए, दलित वोट चाहिए, ओबीसी वोट चाहिए, अब ओबीसी वोट पर सबकी नजर है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब मायावती भी कह रही है कि भाई हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मायावती चाहती है ओबीसी हमारे साथ जुड़ जाए, ओबीसी दलित सवर्ण इनको मिला के हम भी सरकार बना सकते हैं, ये ख्वाब लिए जा रहे हैं। 2007 का भी वो उदाहरण दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी जंग को? अभी देखिए, मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, सपा के प्रवक्ता को और भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के अपने अपने तर्क दे रहे थे, दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि ओबीसी पर अत्याचार भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। भाजपा वाले कहे थे सपा की सरकार में हुए, लेकिन बीएसपी की जब सरकार थी तो आपको पता होगा कि अत्याचारों का ग्राफ किस तरह से गिरा था। तो निश्चय ही सुशासन की जहां बात आती है तो निश्चय ही बीएसपी को याद किया जाता है, बीएसपी की सरकार को याद किया जाता है, सुशासन को याद किया जाता है। तो अब ये देखिए, दोनों लोगों के चेहरे, दोनों सत्ताओं को देख लिया है। अब निश्चय ही इस समय बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अब मेहनत जो हो रही है, जिस तरह से आकाश आनंद जी को आगे करके मेहनत कराई जा रही है, जिस तरह से नए नए तरीके से जाकर के अपने वोटरों को लाने का कोशिश हो रही है, खासकर ओबीसी वर्ग को भी, सवर्ण समाज को भी, सभी को लाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है ये कवायद बिल्कुल ठीक है। और देख रहे हैं कि जब सपा से भी जनता उब गई थी, तब जाकर के भाजपा आई है, भाजपा से अब उब रही है, तो किसकी बारी है? स्वाभाविक रूप में बहन जी को याद करेंगे लोग। हाँ, ये सही बात है कि ऐसे माहौल में लगता है कि बहन जी कैसे बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन वोटरों को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है कब किसका क्या हो जाए, कौन सी घटना घट जाए। तो प्रोफेसर साहब आपने कहा, लेकिन आपको नहीं लग रहा अब मायावती का कैडर वोट ही उनके साथ नहीं है, तो कहां ओबीसी वो जा पाएगा? उनकी आप देखिए कितनी सक्रियता रहती है। नहीं देखिए, नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि होता है, कई बार होता है। देखिए भाजपा का प्रोफेसर साहब अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा कि आप घर में और ऑफिस में बैठकर ही आप पार्टी को चुनाव जिता लेंगे। हर पार्टी का बदलता है। अरे देखिए, हर पार्टी का दौर बदलता है। ममता जी वहां, तो प्रोफेसर साहब मैं यही तो पूछ रहा हूं ना, आप बताइए ना, क्या आपको लग रहा है कि मायावती अपने बंद ऑफिस में बैठकर या घर से स्ट्रेटेजी बनाएंगी और दलित वोट चला आएगा? अब आपको लग रहा है वो दौर है अभी? देखिए, सड़क पे जाने वाले जा रहे हैं, हर पार्टी का अपना तरीका होता है अपने वोटरों को रिझाने का, उनके बीच अपनी पैठ बनाने का। बहन जी का और बीएसपी का तरीका अलग है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप में अपने वोटरों को किस तरह से रिझाना है, इसकी कोशिश हो रही है। बीएसपी अपने तरीके से अपने वोटरों के पास जा रही है, अपना मैसेज भेज रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद स्थापित हो रहा है, तो निश्चय ही माहौल बदलेगा। और ओबीसी के लोग जान रहे हैं। देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा है, बताइए इतना बड़ा उनका कार्यकाल हो गया, लेकिन ओबीसी पर अत्याचार भी सपा ने गिनाए हैं। आदिवासी राष्ट्रपति हमारी महामहिम है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आदिवासियों की स्थिति सुधरी है? इसके पहले दलित राष्ट्रपति 2 हो चुके हैं, तो क्या दलितों की स्थिति सुधरी है? तो प्रतीकात्मक रूप से किसी को भागीदारी दे देने से नहीं होता है जब तक जमीन पर काम ना हो। यदि हालात जातिवाद को बढ़ावा देना, देखिए यहाँ एक जाति को लेकर के एक दल। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट कालीचरण साहब, मैं एक बार मैं इस पर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमवीर जी। परमवीर जी, अगर हम देखें अभी की स्थिति में
ओबीसी वोटर किधर देखेगा? क्योंकि अब देखिए, ठीक है, मायावती की सक्रियता, क्या भी लग रहा है कि मायावती की सक्रियता भी बस ठीक है, वो रणनीति बनाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ही राजनीति की जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। लेकिन आज की जो राजनीति है वो बदली है, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब वो क्या लग रहा है कि उनका जो उनका कोर वोटर छिटक भी गया है, लेकिन क्या ओबीसी वर्ग जुड़ पाएगा मायावती के साथ, या आपको लग रहा है बीजेपी के साथ जुड़ेगा? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, ओपी राजभर की पार्टी हो, तो वो है। या आपको लग रहा है कि जैसे 2024 में हुआ पीडीएफ फॉर्मूला, अगर अखिलेश यादव ने टिकट उस हिसाब से बांट दिए तो बीजेपी के लिए टेंशन होगी? परमवीर जी मुझे सुन पाए? चलिए, नहीं, आवाज से मैं आलोक साहब, आपको नहीं लग रहा है पीडी आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा? नहीं साहब, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं जो जिन्होंने एक नाम दिया था यम और वाई, उन्होंने आज नाम दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन आप मेरे गांव में पहुंच जाइए, वहां पे एक नया नारा चल रहा है, पीठ पे गाहिर, वो तो पीडीए का ये लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जरा जहां जाएं तो अखिलेश यादव जरा लखनऊ छोड़ करके गांव में जाएं, तो उनको किस तरीके से, किस नजरिए से लोग उनकी पार्टी को, उनके लोगों को, उनका जो इस तरीके की बंटवारे की सियासत है उसको किस नजरिए से देखते हैं, उनको तब पता चलेगा। मुझे लगता है राजनीति करने के लिए आपको जमीन पर जाना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव नंबर 1, अखिलेश यादव नंबर 2, अखिलेश यादव नंबर 3 और 1 से लेकर नंबर 10 तक सिर्फ अखिलेश यादव, उनके अपने चाचा भी कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि यही अंतर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों में है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर चुनाव लड़ती है, ऊपर से लेके नीचे तक। हमने अभी एक अभियान चलाया था, प्रशिक्षण अभियान चलाया था। हम हर जिले में गए, हर कार्यकर्ता हमारा वहां पर प्रशिक्षण अभियान में रहा, 2 दिन हमारे साथ बैठा, उसके साथ चिंतन मनन हमारे ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं सब साथ बैठे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में यही अंतर है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपने, चले हमारे साथ। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जो कार्यकर्ता बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच करके आते हैं कि हमको इस बात की चिंता नहीं है कि मैं क्या हूंगा क्या नहीं हूंगा। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद जो कुछ है वो दल, और अगर कुछ बचा तो हम अपने लिए कुछ कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि दूसरे दलों में और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ यही अंतर है। बाकी लोग क्या करते हैं, हम आप कह रहे हैं, आपने बहुत सारे उदाहरण गिना दिए। क्या आपको लगता है आपका सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ओबीसी हितैषी है? वो तो एमवाई फैक्टर के ही सारे सरकार बनाते रहे भाई। ठीक है, आप पीडीए लेकर आ गए लोकसभा चुनाव में, उसका फायदा हो गया आप लोगों को। देखिए जयप्रकाश जी, ये पिछला लोकसभा चुनाव बहुत लंबा समय नहीं गया जब भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, पूरे 400 पार इन्होंने कर ही दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पीडीए की जो ताकत थी, उन्होंने धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया। उत्तर प्रदेश से मुंह काला करके भारतीय जनता पार्टी का भेजा गया, तो इनको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि उत्तर प्रदेश में ये वोट की बात तो करते हैं कि बैकवर्ड हमें वोट देगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पटवारी से लेकर जिलाधिकारी तक कितने बैकवर्ड हैं। जरा आंकड़े निकालिए, दरोगा से लेकर एसएसपी तक सारे पदों पर तो भाई अगड़े लोग बैठे हैं। पिछड़ों को कोई इनको नौकरियां दी नहीं जाती, पद दिए नहीं जाते, उनका उत्पीड़न किया जाता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि हम जातिगत जनगणना के बाद जो 50% का सर्किट है वो तोड़ेंगे और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस आधार पर हम आरक्षण देंगे। 90% इस देश में SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी मिलकर आता है, इनको 90% आरक्षण मिलना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी का एकदम स्पष्ट मत है। और इसके आधार और दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने का काम कर रही है, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो हमको 27% जो आरक्षण मिलना था, लेकिन हमको केवल 3.86% इन्होंने आरक्षण दिया। तो यही इनका अनुपात है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी नौकरियों को छीनने का काम करती है, हमारे पिछड़े और दलित समाज के साथ उत्पीड़न और अत्याचार करने का काम करती है। और नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो पिछड़े पिछड़े का नारा लगाते हैं और गद्दी पर बैठने के बाद पिछड़ों के हक अधिकार। कुमार निषाद साहब, आप अगर आप पिछड़े और ओबीसी की बात करते हैं तो आप बताइए ना, क्या इन्होंने जगह नहीं दी? अब तो प्रोफेसर साहब ने राष्ट्रपति का भी खुद ही जिक्र किया। एक बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया कि क्या जगह नहीं मिली? क्या
हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, कभी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये करती आई है कि पिछड़े को केवल मोहरा बनाएगी, और मोहरा बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। केशव मौर्य जी को मोहरा बनाया गया, चेहरा बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि हम उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सकते हैं, और उसके बाद सरकार जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी तो उनको ठेंगा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो अगर इनकी हिम्मत है तो बनाए ना उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री, देना सम्मान, किसने रोका है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेगी और वोट के बाद हमें लूटने का काम करेगी। जल्दी से एक रिएक्शन आलोक साहब, फिर मुझे प्रोफेसर साहब से पूछना है एक बार। ठीक है। नहीं, इन्होंने केशव मौर्य जी का नाम लिया, वो डिप्टी सीएम है। जब इनकी सरकार थी तो क्या किया इन्होंने? बेनी वर्मा थे, मुलायम सिंह के बिल्कुल करीबी नेता थे। पार्टी को सीएम नहीं है साहब, सुनिए पहले, आप सुनिए पहले। स्टोर मंत्री आपने बना दिया उनको, दूसरे सीएम नहीं बनाया। अरे प्रधानमंत्री भी आते हैं पिछड़े वर्ग से। कुंवर निषाद जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, राष्ट्रपति भी आती हैं। बोल रहे, अरे भैया, जन्मजात नहीं रहा था। अरे सुन तो लीजिए, अरे समाजवादी पार्टी में कौन सी इज्जत दे दी आपने? देश का प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी में बेनी वर्मा को आपने क्या दिया? बेनी प्रसाद वर्मा को मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया? अखिलेश यादव ने किसको डिप्टी सीएम बना दिया? भाई साहब जरा उसका नाम बता दीजिए, दूसरे बड़े नेता का नाम बता दीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी आपने मंत्री बनाते। समाजवादी पार्टी में किसी दूसरे नेता का नाम कोई जानता है क्या? शिवपाल यादव जी दिल्ली में, कलकत्ता में, कहाँ है? लूटने का काम करती है। अरे साहब इनको चुप कराइए, बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी सब्जी मंडी करके बहस नहीं कर सकते, सुनना पड़ेगा आपको। अरे सब्जी मंडी सुनना पड़ेगा ना। आपने सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दूं। आप सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूं। नौकरी लूटने का काम क्यों किया? अरे सवाल पूछ रहा हूं आपकी सरकार इतनी बढ़िया चली कि जिस समय जरा बताने का काम करें। अरे साहब, आपने क्या दिया हमको? पहले हम पिछड़ों ने क्या दिया? ये तो हम तो सब्जी मंडी बना के बहस नहीं करेंगे। इनसे कहिए सवाल। ठीक है परमेश जी मेरा सवाल। ठीक है कुंवर निषाद, हो गई बात। ठीक है आलू करो। परमेश जी क्योंकि आप देखिए, आप क्योंकि अब 2027 की शुरुआत बहुत तेज है, और अब सबसे बड़ा सवाल है अभी की स्थिति में आपको लग रहा है, जब से पीडी आया तो टेंशन तो बढ़ी बीजेपी की, पीडीए की काट, लेकिन लग रहा है कि अब 2024 और 2027 में बहुत फर्क दिखेगा। वो पीडीए जैसे बीजेपी कहती है कि भाई काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। तब देखिए 2024 में एक जो प्रचलन में बहुत आया था, जो संविधान का मुद्दा था, वो बहुत जोर शोर से उठा था और वो उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था। और कहीं ना कहीं इसमें गलती थी वहां पर कि उसको कम आंका दिया था, क्योंकि पीडीए का बेसिकली फॉर्मूला जो था कि आपने लगातार उन्हीं लोगों को टिकट का बंटवारा नहीं करना है, आपके जातियों में फ्रेगमेंट्स में करके आपको वहां से लोकल स्तर के नेता को टिकट देना है। अखिलेश जी ने ये काम किया और वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए। लेकिन बात यहाँ पर अब ये आती है कि वो बार बार, सच में बात है कि एक फॉर्मूला कई बार भी राजनीति में डबल नहीं चलता है। जैसे 2014 में जिस पिच पर बीजेपी चली थी, आज वो पिच बीजेपी के लिए भी अलग, हर राज्य में अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है रिजर्वेशन की या ओबीसी वर्ग की, तो जनता आज का जो युवा है, लैपटॉप लेकर घूमता है, ये बहुत समझदार है। ये आज 90s का दौर नहीं है। कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है। मंडल कमीशन को तो लागू कर देना कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय लगाया था, फिर उनकी सिफारिशों को लागू किसने किया था? वीपी सिंह कांग्रेस ने किया था, वो जनता दल से आकर किया था आगे। तो ये बातें डोमेन में है, ये छुपती नहीं है। कर्नाटक के अंदर चलिए मैं एक सवाल मैं प्रोफेसर साहब से लेता हूं। प्रोफेसर साहब एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं इससे इतर पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए कास्ट पॉलिटिक्स तो होती है, और बिना कास्ट पॉलिटिक्स किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम अधूरा रहता है, और धर्म की पॉलिटिक्स होगी। लेकिन क्या एक विकास नहीं मुद्दा होगा? क्या विकास में ओबीसी ये नहीं देखेगा कि उनको घर मिले नहीं मिले, आयुष्मान कार्ड योजना मिली नहीं मिली, अब कानून का राज है या नहीं है, चीजें बदली हैं नहीं बदली हैं, ये चीजें नहीं देखेगा क्या? या सिर्फ कास्ट फैक्टर ही हावी रहेगा दलित कि कोई ये दलित है, ये ओबीसी है, ये सवर्ण है? देखिए, जुमलेबाजी और नारेबाजी के बीच में ये विकास की बातें और उत्थान की बातें नेपथ्य में चली जाती हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रहता है। चुनाव जो है एक तरह से भावनात्मक तरीके से माहौल तैयार किया जाता है और किन्हीं मुद्दों को आगे करके कर लिया जाता है। ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जो देश में सांप्रदायिकता का जहर फैल रहा है, ये मुद्दा नहीं बन रहा है, जो कि शाश्वत मुद्दा है। पूरी दुनिया में चर्चा है इन मुद्दों की, लेकिन यहाँ मीडिया नहीं बनने देती है। तो ये हमें देखना होगा कि सचमुच में विकास, देखिए ओबीसी
प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ओबीसी की स्थिति बेहतर हुई है? आदिवासी राष्ट्रपति हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या बेहतर हुई है? तो ये प्रतीकात्मक पद देने से यदि सब कुछ हो जाता तब नहीं तो फिर हिस्सेदारी तो बढ़ी ना, फिर उस समाज की हिस्सेदारी तो बढ़ी रही है ना। फिर अगर आप ऐसा मान लीजिए मैं आपको नहीं जाए तो हिस्सेदारी तो बढ़ी ना उस समाज की भाई। नहीं, हिस्सेदारी तो महिलाओं की भी बढ़ी, लेकिन महिलाओं पर लगातार। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।